हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए हम क्लास 9th की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम आज करने वाले हैं उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, जिसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके पहले भी हम काफ़ी सारे पार्ट बना चुके हैं। ठीक है, और आप देखेंगे उन्हें जा करके, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमारे चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर। ठीक है, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मतलब स्टेप बाय स्टेप वो सारे पार्ट जो हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो जीने का संघर्ष। ठीक है, इससे पहले हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। जीने का संघर्ष किस तरीके से फ्रांस में 1715 से लेकर के 1789 के बीच में जब फ्रांस के अंदर जनसंख्या बढ़ी फ्रांस की, और उसी हिसाब से जो उत्पादन था वो उस तरीके से वहाँ पर वृद्धि नहीं हो रही थी उत्पादन में। ठीक है, जिसकी वजह से जो वहाँ का मुख्य खाद्य था पाव रोटी, उसकी कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई और ये समाज जो था वो एक तरीके से वहाँ पर उथल पुथल मच गई। ठीक है, आज हम जानेंगे यहाँ पर उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। क्या? उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब ये उभरता हुआ मध्य वर्ग कौन था, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। मतलब इससे पहले भी करों के बढ़ने, मतलब कर बढ़ा दिए जाते थे अनियमित तौर से। ठीक है, और साथ ही साथ किसान और जो कामगार थे जो मजदूरी क्या करते थे कारखानों में, उनकी भी मजदूरी उनके हिसाब से महंगाई की दर के हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। इस चीज़ को लेकर के वो पहले भी विद्रोह कर चुके थे। ठीक है, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। लेकिन जो किसान वर्ग था, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि जो किसान वर्ग था और जो ये कामगार मजदूर लोग थे, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे कि ताकि वो सम्राट की ये जो दयनीय स्थिति थी इसको दबा सके। ठीक है, कि जैसे कर बढ़ाना या फिर अलग अलग तरीके से अत्याचार करना मजदूरों को, उस तरीके से मजदूरी ना देना जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। अब देखिए, अब ये जिम्मेदारी मतलब कौन सी जिम्मेदारी, जिससे कि वो उस मतलब समाज के अंदर, फ्रांसीसी समाज जो मैंने आपको बताया कि 3 एस्टेट में डिवाइडेड था, और 3 एस्टेट में से जो प्रथम वर्ग था कुलीन वर्ग, ठीक है, पादरी वर्ग, और सेकंड वर्ग था कुलीन वर्ग। इन दोनों वर्गों को क्या था, कुछ जन्मना अधिकार थे, जन्मना विशेष अधिकार थे, मतलब कि कुछ जन्म के आधार पर ही उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे। और उनमें से जो इम्पोर्टेंट अधिकार था वो था एक कि उन्हें किसी भी तरीके का राज्य को कर नहीं चुकाना पड़ता था। जो बाकी का जो स्टेट बचता था, मतलब तीसरा जो स्टेट था उसी को कर देना पड़ता था। जो बाकी ये जो 2 वर्ग थे इनको करों में छूट थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनको विशेषाधिकार था। ठीक है, अब इन्हीं विशेषाधिकारों को खत्म करने के लिए ये जो तीसरे स्टेट वर्ग के जो समृद्ध लोग थे, जो शक्तिशाली लोग थे, शक्तिशाली इन द सेंस कि जो थोड़ा बहुत उभर चुके थे, ठीक है, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, इसी ने मांग उठाई कि इन विशेषाधिकारों को खत्म किया जाए। ये जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का जो ये विशेषाधिकार थे कि राज्यों में करों में छूट या फिर और भी कुछ विशेषाधिकार थे, इनको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, 18वीं सदी में क्या हुआ, जो तीसरे एस्टेट के जो व्यापारी लोग थे उन्होंने क्या किया, जो सामाजिक समूह था, जो जिसे उभरता हुआ मध्य वर्ग कहा गया है यहाँ पर, उसने क्या किया, अलग अलग तरीके से अपने को उभारने की कोशिश की। जैसे व्यापार के थ्रू, जैसे समुद्र पारी व्यापार किया उन्होंने, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या तो वो बाहर भेज दिया करते थे। ठीक है, अलग अलग देशों में, या फिर जो फ्रांसीसी समाज के अंतर्गत जो समृद्ध लोग थे
वो उस चीज़ को खरीद लेते थे, उनकी जो प्रोडक्ट थे, ठीक है। उसके बाद तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास किसी भी प्रकार का कोई भी जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। देखिए, दो तरीके की चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। एक तो वो समूह था जो व्यापार के थ्रू अपने आप को उभार पाया, ठीक है, और दूसरा वो समूह था जो प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ था, वकील वगैरह था या फिर अलग अलग पेशेवर के लोग थे, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, ये जो लोग थे, जो वकील थे, जो पढ़े लिखे समाज था, अब इन लोगों ने क्या किया, ये कुछ ऐसी मांग करने लगे कि जो समाज है, फ्रांसीसी समाज के अंतर्गत किसी को भी जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, ठीक है। और जो उसकी जो समाज में जो ये विशेषाधिकार है या फिर कुछ और भी चीज़ है तो उनको उनकी योग्यता के आधार पर दिए जाने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कहने लगा जो पढ़ा लिखा सामाजिक वर्ग था तीसरे एस्टेट का, ठीक है। इससे अलग चीज़ें हैं, मतलब इससे अलग है वो कुलीन और पादरी वर्ग, ये इसका कोई रोल नहीं है इसमें। केवल तीसरे एस्टेट के जो पढ़े लिखे समाज था, जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने इस जो जन्म से विशेषाधिकार उनको प्राप्त थे, कुलीन और पादरी वर्ग को, उनको हटाने के लिए ये मांग करने लगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये समृद्ध बन चुके थे अलग अलग तरीके से, व्यापार के थ्रू या फिर किसी भी तरीके के इसमें पेशेवर लोग थे, वकील थे, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज़्योज़ोंग रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। उनमें से ये दो कुछ दार्शनिक थे, यहाँ पर आप देखेंगे जॉन लॉक और ज़्योज़ोंग, ठीक है। उन्होंने ये विचार अपने प्रस्तुत किए अपनी अलग अलग रचनाओं में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग अखबारों में। ये जो सारी पुस्तिकाएं वगैरह थी ये छपने लगी थी कि ये जो जन्म के आधार पर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को जो विशेषाधिकार थे इनको हटाए जाने के लिए मांगे उठने लगी, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका था, तीसरे एस्टेट के समृद्ध लोगों का, ठीक है। जॉन लॉक ने, आप यहाँ पर देखेंगे, जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग विचारधारा वाले जो लोग थे, चाहे वो ज़्योज़ोंग हो या फिर जॉन लॉक हो या फिर रूसो हो, इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रचनाएं लिखी, पुस्तकें प्रकाशित की, अखबारों में के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया, ठीक है। और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखोगे, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में क्या किया, सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। मतलब फ्रांस समाज के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए, इन्होंने एक ऐसा विचार दिया कि सरकार के अंदर जो शक्तियाँ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में सत्ता का विभाजन किया जाए, ठीक है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद कर दिया था तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये जो चीज़ है अमेरिका के 13 उपनिवेश, क्या हुआ था, हमने पहले पार्ट में देखा कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे 13 उपनिवेश थे जिन पर कब्जा था ब्रिटेन का, ठीक है। अब उसे ब्रिटेन से छुड़ाने के लिए अमेरिका की हेल्प की फ्रांस ने, ठीक है। जब फ्रांस ने हेल्प की इसकी तो वहाँ से उनको छुड़ा लिया गया ब्रिटेन से। जब उनको छुड़ा लिया गया तो वहाँ पर इसी तरीके का मॉडल फॉलो किया गया जो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में लिखा। मतलब कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में सत्ता का विभाजन कर दिया। कहाँ पर, अमेरिका के 13 उपनिवेशों में, जिसको आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी, ठीक है। और जिसकी वजह से फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिबरे तक का कर्जा हो गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ये फॉलो करने लगे, मतलब अलग अलग तरीके से जो दार्शनिक थे, जो विचारधारक थे, ये अपने पुस्तकों में, अपनी रचनाओं में, ठीक है, अखबारों में, पुस्तिकाओं में, ये सारे जो विचार थे इन पर गर्मा गर्म बहस से चल रही थी, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों एवं सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी, ठीक है। मतलब अब ये विचार जो थे फ्रांसीसी समाज में अब ये बहने लगे थे, ठीक है। मतलब लोग इन पर चर्चा करने लगे थे।
और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। मैंने आपको बताया ना कि प्रचार होने लगा, पुस्तकें हों या फिर अखबारों के माध्यम से, अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा जो पुस्तकें वगैरह जो लॉन्च की गई थी उनके माध्यम से, ठीक है। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब देखिए क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें समाज में फॉलो हो रही थी, मतलब ये जो अलग अलग तरीके के विचार समाज में चल रहे थे, उसी समय एक अफवाह ऐसी उड़ी कि जो फ्रांस का सम्राट है लुई 16 वो और करों को बढ़ाने वाला है। मतलब तीसरे स्टेट के जो लोग हैं उनको उनसे और ज़्यादा करों की मांग होने लगी। इसी चीज़ को देखते हुए जो लोग थे उनके अंदर और ज़्यादा गुस्सा भड़क उठा, ठीक है। तो ये हमने पार्ट में जाना इसमें, ठीक है। ये हमने जान लिया ये सारी चीज़। पार्ट 1 में हम अलग अलग पार्ट में हम इस वीडियोस को इन पार्ट्स को बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आज हम इतना ही करेंगे, मतलब इस पार्ट में इतना ही केवल, कि किस तरीके से उभरता हुआ जो मध्य वर्ग था उसने विशेषाधिकारों की कल्पना किस तरीके से की, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले आने वाले पार्ट में। ये पार्ट हमारा यहीं तक था, ठीक है। ये पार्ट्स में तोड़ करके इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में आप अलग अलग पार्ट को जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।